ठीक ही बात है। भगत सिंह कहते थे कि बहरों को सुनाने के लिए बम का धमाका करना पड़ता है और किसानों ने ये बम का धमाका किया, लगातार बने रहे। वो 1 साल से ऊपर लगातार बैठे रहे, उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। तो बिल्कुल समय लगेगा, क्योंकि इस तरह की सत्ता है, इस तरह की सरकार है जो हमारी सारी मांगे हैं और जिस तरह के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो दलित है, मुस्लिम है, अल्पसंख्यक लोग हैं, उसके विरुद्ध है ये सरकार। ये बात बहुत साफ है। पर लगातार अगर हम लोग बने रहेंगे, लगातार इसी तरह से ये आंदोलन बढ़ेगा, लोग इसमें जुड़ते रहेंगे, हमारी बात जनता तक पहुंचेगी, तो मुझे बिल्कुल। और पेपर लीक जैसी चीज़ें होती हैं और हम देखते हैं एकदम बम्पर नंबर से इनके तमाम ABVP के लोग, तमाम इनके जो सिंपैथाइजर्स हैं, RSS BJP का लोग आ जाता है ना, नौकरी मिल जाती है। तो मुझे लगता है ये सारे तरीके, फीस महंगा कर देना, पेपर लीक करना, शिक्षा को ऐसा बना देना कि शिक्षा आम लोगों के लिए एक्सेसिबल ना रहे, ये सारे तरीके हैं ताकि ये अपने आसपास के लोगों को, पूंजीपतियों को इन संस्थानों में रख सके, अपने BJP RSS के कार्यकर्ताओं को अपने संस्थानों में रख सके। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने ये पहल देख ली है, जो PhD और नेट के बाद जो इंटरव्यूज़ होते हैं और किस तरह से एड हॉक का जो पूरा मसला है, जो नॉन परमानेंट टीचर्स हैं, किस तरह से जो 8-8, 10-10 साल तक पढ़ाते रहे उनको निकाल दिया। हिंदू कॉलेज के एक प्रोफेसर थे समरवीर, 8 साल से पढ़ा रहे थे और उनको निकाल दिया, उन्होंने सुसाइड किया। तो किस तरह से ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है और उनकी जगह एक नए ऐसे व्यक्ति को लिया गया है जिसका हम सबको पता है कि RSS से एफिलिएट है। आज फैकल्टी में जहाँ हमें कोई सेमिनार कराना होता है, हमें कोई प्रोटेस्ट करना होता है, परमिशन नहीं मिलता है, उसी के लॉन में आप आइए किसी दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी, RSS की युवाओं को देश का आईना कहा जाता है, लेकिन जब युवा सड़क पर आ जाएं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लगते हैं कि कैसे सांप्रदायिक बुलडोजर जो है वो कहीं ना कहीं युवाओं पर भी चलाई जा रही है, यानी कि युवाओं के भविष्य पर भी चलाई जा रही है। तो क्या ये भविष्य अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भविष्य को खतरे में डाल देगा? ये सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री का भविष्य भी अब सुरक्षित नजर नहीं आता है, क्योंकि अब युवा जो है सड़क पर आ चुके हैं और सड़क से लेकर संसद और संसद से लेकर सड़क तक यहाँ पर युवाओं की आवाज़ गूंज रही है। अब देखना ये पड़ेगा कि आने वाले वक्त में ये आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट में। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्योंकि आप युवा हैं और समझते हैं सब मुद्दों। मेरा नाम अंजलि है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र आप रही हैं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। अभी आपने जिक्र भी किया कि पहुंचने के बाद उन युवाओं को जो है बंद कर दिया गया, जो कहीं ना कहीं सवाल पूछने वाले थे। ये कब तक चलता रहेगा? बिल्कुल। और ये सत्ता की बात है ना, अभी सत्ता में नरेंद्र मोदी है तो इस तरह का पावर है, इस तरह का क्रैकडाउन, इस तरह का विरोध को दबाने की कोशिश लगातार चल रही है और ये मुझे लगता है आने वाले समय में बढ़ेगा ही। पर उसके खिलाफ जो आवाज़ है वो भी लगातार सशक्त हो रही है, उसके खिलाफ जो आंदोलन है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। कैसे आप देखती हैं इस प्रोटेस्ट को? क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट होते हैं लेकिन निष्कर्ष बहुत कम निकलते हैं। इतना बड़ा प्रोटेस्ट पहलवान खिलाड़ियों ने किया, निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री युवाओं की आवाज़ सुनेंगे? मुझे बिल्कुल लगता है, क्योंकि ठीक ही बात है। भगत सिंह कहते थे कि बहरों को सुनाने के लिए बम का धमाका करना पड़ता है और किसानों ने ये बम का धमाका किया, लगातार बने रहे। वो 1 साल से ऊपर लगातार बैठे रहे, उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। तो बिल्कुल समय लगेगा, क्योंकि इस तरह की सत्ता है, इस तरह की सरकार है जो हमारी सारी मांगे हैं और जिस तरह के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो दलित है, मुस्लिम है, अल्पसंख्यक लोग हैं, उसके विरुद्ध है ये सरकार। ये बात बहुत साफ है। पर लगातार अगर हम लोग बने रहेंगे, लगातार इसी तरह से ये आंदोलन बढ़ेगा, लोग इसमें जुड़ते रहेंगे, हमारी बात जनता तक पहुंचेगी, तो मुझे लगता है बिल्कुल ये कारगर होगा। पेपर लीक का मामला लगातार आप देखते तमाम राज्यों से आता रहता है, जबकि पेपर से ही भविष्य तय होता है कि आपने कितना अच्छा परीक्षा दिया है। क्या आपको लगता है कि ये थमेगा, ये रुकेगा? बिल्कुल। और पेपर लीक जैसी चीज़ें होती हैं और हम देखते हैं एकदम बम्पर नंबर से इनके तमाम ABVP के लोग, तमाम इनके जो सिंपैथाइजर्स हैं, RSS BJP का लोग आ जाता है ना, नौकरी मिल जाती है। तो मुझे लगता है ये सारे तरीके, फीस महंगा कर देना, पेपर लीक करना, शिक्षा को ऐसा बना देना कि शिक्षा आम लोगों के लिए एक्सेसिबल ना रहे, ये सारे तरीके हैं ताकि ये अपने आसपास के लोगों को, पूंजीपतियों को इन संस्थानों में रख सके, अपने BJP RSS के कार्यकर्ताओं को अपने संस्थानों में रख सके। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने ये पहल देख ली है, जो PhD और नेट के बाद जो इंटरव्यूज़ होते हैं और किस तरह से एड हॉक का जो पूरा मसला है, जो नॉन परमानेंट टीचर्स हैं, किस तरह से जो 8-8, 10-10 साल तक पढ़ाते रहे उनको निकाल दिया। हिंदू कॉलेज के एक प्रोफेसर थे समरवीर, 8 साल से पढ़ा रहे थे और उनको निकाल दिया, उन्होंने सुसाइड किया। तो किस तरह से ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है और उनकी जगह एक नए ऐसे व्यक्ति को लिया गया है जिसका हम सबको पता है कि RSS से एफिलिएशन है।
अभी आपने आरएसएस बीजेपी का लगातार जिक्र किया, कनेक्शन आपको दिखता है? क्योंकि राहुल गांधी सहित तमाम नेता ये कहते आए हैं कि बीजेपी और आरएसएस का कनेक्शन है, यानी कि हमारे देश को चलाने का काम आरएसएस ही कर रही है। बिल्कुल, और स्कूलों में शाखाएं शुरू हो गई हैं। आज फैकल्टी में जहां हमें कोई सेमिनार कराना होता है, हमें कोई प्रोटेस्ट करना होता है, परमिशन नहीं मिलता है, उसी के लॉन में आप आइए किसी दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी, आरएसएस की शाखा लगती है डेली। तो कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूनिवर्सिटी नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए है? तो ये जो पक्ष है, किसका पक्ष ले रही है सरकार? और बिल्कुल आरएसएस ही ने ही चलाया है। बीजेपी सावरकर को ये लोग पूछते हैं, गोलवरकर की ये लोग बात करते हैं, तो लगातार ये लोग तो आरएसएस के स्वयं चालक लग रहे हैं। रोजगार, शिक्षा और परीक्षा, ये 3 शब्दों को लेकर आप केंद्र की सरकार को क्या बताना चाहते हैं कि बदलाव क्या क्या होना चाहिए? क्योंकि आप उस दौर से गुजर रही हैं, तो क्या लगता है कि किन किन मुद्दों पर बदलाव करने की ज़रूरत है भाजपा पार्टी? बिल्कुल, शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो शिक्षा अच्छी और सस्ती सबको मिले, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन। क्योंकि जब पब्लिक यूनिवर्सिटी का आइडिया आया तो इस विचार के साथ आया कि एजुकेशन मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी एक्सेसिबल हो, जो कि अब नहीं है, वंचित समूह नहीं आ पा रहा है। तो सबसे पहले शिक्षा में ये सुधार किया जाए कि प्राथमिक और फिर हायर एजुकेशन दोनों शिक्षा को बराबर बेहतर किया जाए, इक्विटेबल किया जाए, अफोर्डेबल किया जाए। रोज़गार की बात, रोज़गार में तो यही हो रहा है ना कि इतने सारे युवक हैं जो बेरोज़गार हैं पर सीट कम है, सीट का लगातार मसला। तो सीट को बढ़ाया जाए, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए जिससे वो लोग पढ़ पाएँ। कोचिंग सेंटर जैसा माफिया जो हर एक फील्ड में खड़ा हो गया है, अब ग्रेजुएशन को 4 साल का कर दिया गया है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो इससे क्या हो रहा है, जो सीबीएसई में पढ़ते हैं लोग वो आ रहे हैं, जो स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं नहीं आ रहे हैं, और सीबीएसई में भी पढ़ने वाले वो लोग आ रहे हैं जो कोचिंग अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो हर लेयर पे शिक्षा को ऐसा कर देना कि आपका जाति, आपका धर्म, आपका जेंडर ये डिटरमाइन करेगा आपको मिलेगा कि नहीं।